हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप लोग का हमारे परिवार एसएम क्लासेस में। तो दोस्तों ये जो परिवार है हमारा एसएम क्लासेस, अगर आप लोग इस परिवार पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को बेस्ट इनोवेटिव क्लासेस आप लोग को मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप क्लास 11 में हो, 10 में हो, 12 में हो या फिर 9 में हो, 8 में हो, तो ये आप लोग के लिए बेस्ट एक फैमिली हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे फैमिली में, ठीक है, जुड़ने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लासेस आप लोग को कैसा लग रहा है। तो दोस्तों मैं आज लेके आया हूँ क्लास 11 की टॉप 40 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम यानी कि 11 बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बेस्ट साबित होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग का टारगेट क्या होना चाहिए, योर टारगेट यानी कि 80% प्लस मार्क्स आप लोग का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, और आप लोग के टारगेट को पूरा करने के लिए मैं दिन रात मेहनत पे लगा हूँ दोस्तों, और मेरा टारगेट यानी कि माई टारगेट 500 सब्सक्राइबर है। तो दोस्तों आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन से। तो ये जो क्लास है इकोनॉमिक्स की है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने औपनिवेशिक काल के दौरान प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था? बताइए किसने लगाया था प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम का अनुमान किसने लगाया था सबसे पहले औपनिवेशिक काल में? ऑप्शन ए विलियम डिग्बी, ऑप्शन बी फाइनली सीरॉस, ऑप्शन सी दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। इन सभी लोगों ने, ठीक है, औपनिवेशिक काल में भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था, यानी कि पर कैपिटा इनकम का अनुमान लगाया था। तो 1 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 2 नंबर, सुएज नहर को परिवहन के लिए खोल दिया गया, कब खोल दिया गया? बताइए। ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1869, ऑप्शन सी 1853, ऑप्शन डी 1901। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1869 को सुएज कैनाल को जो है पुनः फिर से खोल दिया गया था। ठीक है, तो 2 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन, भारत के लिए महान विभाजन का वर्ष कौन सा था? बताइए, भारत के लिए महान विभाजन का वर्ष कौन सा था? ऑप्शन ए 1996, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन बी ये ऑप्शन सी 1856, ऑप्शन डी 1921। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1921 को। ठीक है, 1921। ठीक है, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1921। 4 नंबर क्वेश्चन, टाटा एयरलाइंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, टाटा एयरलाइंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1932, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1953। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1932। ठीक है, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1932 को टाटा एयरलाइंस की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना शुरू वर्ष कौन सा है? ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना वर्ष कौन सा है? 1960, 1947, 1908, 1950। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 1960। ठीक है, 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 1907। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन में विदेशी व्यापार की क्या स्थिति थी? बताइए, ब्रिटिश शासन में विदेशी व्यापार की क्या स्थिति थी? ऑप्शन ए कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक, ऑप्शन बी ब्रिटिश भारत द्वारा उत्पादित तैयार माल का शुद्ध आयातक, ऑप्शन सी ये सभी, ऑप्शन डी विदेशी व्यापार के कारण अधिशेष युद्ध खर्चों पर खर्च किया गया था। तो बताइए 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ये सभी। ठीक है, विदेशी व्यापार की क्या स्थिति थी? तो ये सभी स्थिति था उस समय। ठीक है, तो 6 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सत्य था? बताइए, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले, ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था के से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है? बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन ए भारत में एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था और समृद्ध बाजार थे, ऑप्शन बी भारतीय लोगों की आजीविका मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी, ऑप्शन सी भारतीय हस्तशिल्प, कपड़ा उद्योग और धातु कार्य को विश्वव्यापी बाजार प्राप्त था, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताइए 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, मतलब औपनिवेशिक बनने से पहले भारत में हस्तशिल्प, कपड़ा उद्योग और धातु कार्य को विश्व व्यापार में अस्थायी मतलब ये प्राप्त था। ठीक है, ऑप्शन बी क्या था? भारतीय लोगों की आजीविका मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी, बिल्कुल सही। भारत में एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था और समृद्ध बाजार थे, बिल्कुल सही। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों ने जो सड़क बनाई थी? बताइए, ऑप्शन ए भीतर, भारत के भीतर सेना जुटाना,
ऑप्शन बी ग्रामीण इलाकों से कच्चा माल निकालना, ऑप्शन सी भारत में बार बार पड़ने वाले अकाल की समस्या को दूर करना, ऑप्शन डी केवल ए और बी। तो बताइए 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी केवल ए और बी। ठीक है, यानी कि ए भी सही है और बी भी सही है। भारत के भीतर सेना जुटाने के लिए अंग्रेजों ने सड़क बनाई और ग्रामीण इलाकों से कच्चा माल निकालने के लिए उन्होंने सड़कें बनाई। ठीक है, तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए और बी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, सूती कपड़ा मिलें मुख्य रूप से स्थित थी। बताइए सूती कपड़ा मिल उस समय पे कहाँ स्थित था? दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, पूर्वी भाग में? बताइए। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी भाग में। ठीक है, गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्र में। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 10 नंबर, औपनिवेशिक व्यवस्था के तहत सरकार की आर्थिक नीतियों का संबंध था। बताइए औपनिवेशिक व्यवस्था के तहत सरकार की आर्थिक नीतियों का संबंध किससे था? हस्तशिल्प उद्योगों का विकास से, उपनिवेशित देश का विकास से, ब्रिटिश आर्थिक हित को बढ़ावा देना, या इनमें से कोई नहीं? तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश आर्थिक हित को बढ़ावा देना। ठीक है, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश आर्थिक हित को बढ़ावा देना। 11 नंबर, सूती कपड़ा मिलों का प्रभुत्व था। बताइए सूती कपड़ा मिलों का प्रभुत्व क्या था? ऑप्शन ए कोई नहीं, ऑप्शन बी अंग्रेज, ऑप्शन सी विदेशी, ऑप्शन डी भारतीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी भारतीय। ठीक है, सूती कपड़ा का प्रभुत्व किसके पास था? भारतीय के पास। तो 11 का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी भारतीय। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान निर्यात अधिशेष का उपयोग किया जाता था। तो बताइए ब्रिटिश शासन के दौरान निर्यात अधिशेष का उपयोग किया जाता है था। ऑप्शन ए ब्रिटेन में औपनिवेशिक सरकार द्वारा स्थापित कार्यालय द्वारा किए गए खर्चों का भुगतान करना, ऑप्शन बी ब्रिटिश सरकार द्वारा लड़े गए युद्ध पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए, ऑप्शन सी अदृश्य वस्तुओं का आयात करना, ऑप्शन डी ये सभी। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ठीक है, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सभी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों के बीच देश के कार्यबल के सापेक्ष वितरण को संदर्भित करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जनसांख्यिकीय संरचना, ऑप्शन बी आय संरचना, ऑप्शन सी व्यावसायिक संरचना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यावसायिक संरचना। ठीक है, यानी कि आर्थिक गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों के बीच देश के कार्यबल के सापेक्ष वितरण को क्या कहते हैं? व्यावसायिक संरचना। ठीक है, तो 13 का राइट आंसर क्या हो गया है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान उच्च मृत्यु दर का कारण था। बताइए ब्रिटिश शासन के दौरान उच्च मृत्यु दर का क्या कारण था? ऑप्शन ए अपर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, ऑप्शन बी लगातार प्राकृतिक आपदाओं का घटित होना, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी ना तो ए ना तो बी। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ठीक है, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। 15 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक क्षेत्र बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है जो विकास में मदद करता है। बताइए औद्योगिक क्षेत्र बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है जो विकास में मदद करता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र, या ये सभी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर डी ये सभी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय शिशु मृत्यु दर थी। बताइए स्वतंत्रता के समय शिशु मृत्यु दर कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 220 प्रति हजार, ऑप्शन बी 250 प्रति हजार, ऑप्शन सी 218 प्रति हजार, ऑप्शन डी 280 प्रति हजार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 218 प्रति हजार। ठीक है, स्वतंत्रता के समय शिशु मृत्यु दर कितना था? 218 प्रति हजार। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 17 नंबर, ब्रिटिश शासन के सकारात्मक प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? बताइए ब्रिटिश शासन के सकारात्मक प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ऑप्शन ए डाक और तार सेवा का प्रावधान, ऑप्शन बी विदेशी व्यापार पर एकाधिकार, ऑप्शन सी बंदरगाहों का विकास, ऑप्शन डी परिवहन सुविधाएं प्रदान करें। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विदेशी व्यापार पर एकाधिकार। ठीक है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विदेशी व्यापार पर एकाधिकार। 18 नंबर, 1921 से पहले भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण में था। बताइए ऑप्शन ए पहला चरण में, दूसरा चरण में, ऑप्शन सी तीसरा चरण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहला चरण था उस समय। 18 का ए नंबर पहला चरण। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में वित्तीय क्षेत्र मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं वित्तीय क्षेत्र का हिस्सा है? बताइए कौन सी संस्थाएं? ऑप्शन नंबर एक वाणिज्यिक बैंक, ऑप्शन नहीं स्टेटमेंट एक वाणिज्यिक बैंक, ऑप्शन दो साहूकार, ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट 3 निवेश बैंक, स्टेटमेंट 4 स्टॉक एक्सचेंज संचालन, ऑप्शन 5
बीमा ऑप्शन 6 में क्या है, विदेशी मुद्रा बाजार, बताइएगा ऑप्शन यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 1 2 3 6, ऑप्शन बी 1 1 3 4 5 6, ऑप्शन सी 1 3 4 6, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताइए 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, ये सारे ही जो है आरबीआई यानी कि मॉनिटरी पॉलिसी में आता है। ठीक है, रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है ये सारे को। ठीक है, वित्तीय क्षेत्र का हिस्सा है ये सारे। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन के दौरान विदेशियों के प्रभुत्व वाली जूट मिलें मुख्य रूप से कहाँ केंद्रित थी, बताइए। ब्रिटिश शासन के दौरान विदेशियों के प्रभुत्व वाली जूट मिलें कहाँ केंद्रित थी, बंगाल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, या डी नंबर केरल में। बताइए 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बंगाल में। ठीक है, जूट सबसे ज़्यादा उत्पादन बंगाल में ही होता है, तो 20 का ए नंबर राइट आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान एक वर्ष में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, बताइए। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान एक वर्ष में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ऑप्शन नंबर ए 1%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 2%, ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 5%। ठीक है, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5%। 22 नंबर। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, बताइए। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, ऑप्शन नंबर ए 1880, ऑप्शन नंबर बी 1881, ऑप्शन नंबर सी 1882, ऑप्शन नंबर डी 1883। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 1881 में हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश में। उसके बाद औपचारिक रूप से उसको मानने लगा 1881 को। ठीक है, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 23 नंबर। ब्रिटिश काल के प्रमुख भाग के दौरान निर्यात आयात से अधिक था, इनमें से कोई नहीं। आयात निर्यात से अधिक था या निर्यात आयात के बराबर था। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए निर्यात आयात से अधिक था ब्रिटिश काल के प्रमुख भाग के दौरान। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 24 नंबर। उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर जनसांख्यिकीय संक्रमण के प्रतिनिधित्व करती है चरण का, बताइए। 1/3 प्रथम, दूसरा, या पहला और दूसरा, बताइए। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दूसरा। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दूसरा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई है, बताइए। 1769, 1825, 1850, 1875। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 1850 में। ठीक है, रेलवे की शुरुआत 1850 में हुआ। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और सबसे पहले जो रेलवे चला था 1853 में। ठीक है, 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चला था, बम्बई से थाने तक चला था। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या के दौरान कृषि क्षेत्र प्रतिशत के साथ कार्यबल का सबसे बड़ा हिस्सा था, बताइए कितना। 70 से 75%, या 80 से 85%, या 75 से 80%, या फिर 60 से 65%। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 70 से 75%। ठीक है, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 70 से 75%। 27 नंबर। आम आदमी बीमा योजना शुरू की गई, बताइए। आम आदमी बीमा योजना शुरू की गई कब, ए नंबर 14 नंबर 2011, बी नंबर 5 मार्च 2009, सी नंबर 10 मार्च 2008, और डी नंबर 2 अक्टूबर 2007। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 27 का 2 अक्टूबर 2007 में। 27 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए 28 नंबर। औपनिवेशिक शासन के तहत कौन सी सेवा अपर्याप्त रही, कानून और व्यवस्था, बी नंबर डाक सेवाएं, सी नंबर रेलवे, और डी नंबर बंदरगाह। तो बताइए 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डाक सेवाएं। ठीक है, एक सेकंड। 28 का राइट आंसर औपनिवेशिक शासन के तहत कौन सी सेवा अपर्याप्त रही, तो डाक सेवाएं। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर। ब्रिटिश भारत के दौरान पहली जनगणना के आंकड़े कब एकत्र किए गए थे, बताइए। ब्रिटिश भारत के दौरान पहली जनगणना के आंकड़े कब एकत्रित किए गए थे, ऑप्शन नंबर ए 1882, ऑप्शन नंबर बी 1982, ऑप्शन नंबर सी 1881, ऑप्शन नंबर डी 1981। तो बताइए 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1881। ठीक है, 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1881। चलिए 30 नंबर। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए जीवन प्रत्याशा 63 वर्ष थी, ऑप्शन नंबर बी शिशु मृत्यु दर लगभग 70 प्रति 1000 जीवित जन्म थी, ऑप्शन नंबर सी समग्र साक्षरता स्तर 16% से कम था, ऑप्शन नंबर डी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों काफ़ी कम थे। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी समग्र साक्षरता स्तर 16% से कम था। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 31 नंबर। स्वतंत्रता के समय मृत्यु दर एवं जन्म दर थी, बताइए। स्वतंत्रता के समय भारत की मृत्यु दर और जन्म दर
क्या थी? उच्च जन्म दर था और निम्न मृत्यु दर था। बी नंबर है कम जन्म दर था और कम मृत्यु दर था। सी नंबर है कम जन्म दर था और उच्च मृत्यु दर था। डी नंबर है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर था। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उच्च जन्म दर था और उच्च मृत्यु दर भी था। ठीक है, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर, टाटा एयरलाइंस को किस वर्ष निगमित किया गया था? बताइए, टाटा एयरलाइंस को किस वर्ष निगमित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1907, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1922। तो बताइए 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1932 में। ठीक है, टाटा एयरलाइंस को 1932 में। ठीक है, तो 32 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1932। 33 नंबर, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत था। बताइए, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत कैसा था? जीवंत अर्थव्यवस्था, स्थिर अर्थव्यवस्था, कोई नहीं या दोनों? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्थिर अर्थव्यवस्था। ठीक है, 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्थिर अर्थव्यवस्था। 34 नंबर, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था थी विकसित, स्थिर या अविकसित, या फिर बी और सी दोनों? ठीक है, तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दोनों, बी और सी, स्थिर भी था और अविकसित भी था उस समय। ठीक है, तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर, भारत में आश्चर्यजनक और कुशल लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की स्थापना और रखरखाव के लिए कौन जिम्मेदार है? बताइए, 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लेखा महानियंत्रक, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए लेखा महानियंत्रक। ठीक है, कैग इसको बोलते हैं। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत शुद्ध निर्यातक था किसका? ऑप्शन ए प्राथमिक उत्पाद का, ऑप्शन बी औद्योगिक उत्पाद का, ऑप्शन सी पूंजीगत सामान का, ऑप्शन डी कृषि सामान का। तो बताइए 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक उत्पाद का भारत जो है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर शुद्ध निर्यातक था। ठीक है, तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 37 नंबर, लो एवं इस्पात उद्योग स्थापित होने लगे। बताइए, लो एवं इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित होने लगे? 20वीं सदी में, 17वीं सदी में, 18वीं सदी में या 19वीं सदी में? तो बताइए 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 17वीं शताब्दी में। ठीक है, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 17वीं शताब्दी में। 38 नंबर, सुएज नहर का खुलना बीच परिचालन वाले जहाज़ों के लिए एक सीधे मार्ग के रूप में कार्य करता था। ऑप्शन नंबर ए भारत और अमेरिका, ऑप्शन बी भारत और ब्रिटेन, ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका, ऑप्शन डी भारत और पाकिस्तान। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी भारत और ब्रिटेन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भारत और ब्रिटेन। तो सुएज नहर का खुलना बीच परिचालन वाले जहाज़ों के लिए एक सीधे मार्ग के रूप में कार्य करता था। किसके बीच? भारत और ब्रिटेन के बीच। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, टिस्को का मतलब क्या है? टाटा आयरन एंड सिल्वर कंपनी, ऑप्शन नंबर बी टाटा आयरन एंड सिल्वर कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर सी टाटा आयोडीन और सिल्वर कंपनी, ऑप्शन नंबर डी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। बताइए, तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र को भी कहा जाता है। बताइए, कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, ये पहला सेक्टर। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? पशुपालन, डेयरी उत्पादन, ठीक है, कृषि, मत्स्य पालन, ये सब प्राथमिक उत्पादन में आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अगर क्लासेस आप लोग को पसंद आ रहे हैं और इस तरह के इनोवेटिव क्लासेस आप लोग पाना चाहते हैं तो हमारे परिवार एसएम क्लासेस से जुड़ जाइए। और आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोग के लिए बेस्ट इनोवेटिव क्लास एमसीक्यू क्लास अभी लेके आ रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही एग्जाम खत्म होगा मैं आप लोग के लिए थ्योरी क्लासेस लाना शुरू कर दूंगा। क्लास 9, 8, ठीक है, 10, 11, 12 सारे क्लासेस का, सारे सब्जेक्ट का मैं थ्योरी क्लासेस भी कराऊंगा। तो आप लोग हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। और दोस्तों, बहुत जल्द हमारा परिवार जो है 100 सब्सक्राइब प्लस होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों मेरा जो टारगेट है वो 500 का है। तो दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। और क्लास अच्छा लगे तो बार बार जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत।